नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। पार्टी ने प्रदेश के सभी 57 संगठनात्मक जिलों में संयोजकों का ऐलान कर दिया। ये संयोजक विधानसभा चुनाव की तैयारियां और जिलों की स्थिति पर नजर रखेंगे। 26 सदस्यीय समिति में सीएम शिवराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सहित 2 केंद्रीय मंत्रियों को जगह दी गई है। इस टीम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, वी डी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जयंत मलैया, अजय विश्नोई को शामिल किया गया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक होंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया समिति के प्रमुख बनाए गए हैं, जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा को सह प्रमुख बनाया गया। इस समिति में 17 सदस्यों को स्थान दिया गया। यह समिति विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र तैयार करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को इंदौर में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। सबसे पहले दोपहर 2 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वे दोपहर 2:30 बजे तक कनेश्वरी देवी ग्राउंड पहुंचेंगे। यहां पर 50,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद 4:10 पर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से महू के जाना पाव भगवान परशुराम की जन्मस्थली पहुंचेंगे। यहां पूजा अर्चना करने के बाद 5:15 पर इंदौर एयरपोर्ट रवाना होंगे। शाम 6 बजे होटल मैरियट पहुंचेंगे, जहां पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे और रात 8:30 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 30 जुलाई को इंदौर के कनकेश्वरी गरबा मैदान पर आयोजन को लेकर अब मज कुछ ही घंटों का समय बाकी है। मैदान पर व्यवस्था के लिए इंदौर बीजेपी को 72 घंटे का समय दिया गया था और इस 72 घंटे में कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार कर पूरे मैदान को वाटरप्रूफ डोम से कवर कर लिया गया। 250 से ज्यादा मजदूर 24 घंटे मौके पर काम कर रहे हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और बीजेपी शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे से बात की हमारे संवाददाता रवि हेम्ब्रा सिसोदिया ने। इंदौर के कनकेश्वरी ग्राउंड पर एक बहुत बड़ी सभा होने वाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सभा है, यहाँ पर जो बूथ कार्यकर्ता हैं उनको देश के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। हमारे साथ में मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी, उनसे बात करेंगे। एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि 2 दिन में इतनी तैयारियों को तैयार करना था और दिया भी गई है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनौती को स्वीकार करती है। ये कार्यक्रम है, उसका नतीजा है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में जो हमें जिम्मेदारी दी है, इंदौर में अहिल्या की नगरी की एक ऐतिहासिक प्रोग्राम। जो भोपाल में बैठक हुई थी उसमें भी अमित शाह जी ने यही कहा था कि मुझे प्रशासनिक ढांचे के बल पर कार्यक्रम नहीं करना है, मुझे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बल पर। तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ये पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के योद्धाओं को दी है, संगठन को दी है। हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी, पूरे के पूरे लोग उनके नेतृत्व में यहाँ काम कर रहे हैं। लगभग कितने कार्यकर्ता आने की उम्मीद है यहाँ पे? जो अपेक्षित है सब आ रहे हैं, उससे ज्यादा आएंगे। तो ये थे हमारे साथ में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तैयारियां काफ़ी जोरों शोरों पर है और ऐसे में जो आकलन लगाया गया है कि 50,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता इस ग्राउंड पर पहुंचेंगे। तैयारियां जोरों शोरों से हैं, मैच कुछ ही घंटे बाकी हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेम्ब्रा सिसोदिया, इंदौर। इंदौर में 23 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बूथ कार्यकर्ताओं को लेकर विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन है। इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बहुत ही कम समय में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम इंदौर के कार्यकर्ताओं को दिया था और कार्यकर्ताओं ने इसे करके दिखाया। पूरे संभाग में 50,000 कार्यकर्ता आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन इस बार मालवा, निमाड़ और पूरे प्रदेश में बीजेपी मजबूत स्थिति में है और मैं गारंटी देता हूं कि इस विधानसभा चुनाव में हम 160 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। कल ही होने वाले कांग्रेस के कार्यक्रम में कन्हैया कुमार के शामिल होने पर विजयवर्गीय ने कहा कि एक ऐसा चुनाव जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह जैसे नारे लगाता है और वो कांग्रेस के साथ मंच साझा कर रहे हैं, तो ऐसे में उनकी मंशा समझ में आ रही है। 50,000 कार्यकर्ताओं का ये शुद्ध कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के संभाग के, उनका सम्मेलन है। और मुझे लगता है कि हमने तो बुलाया है पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख की भी,
पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार के गृह मंत्री की लोकप्रियता भी बहुत है। तो लोग कह रहे हैं हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। तो 50,000 लोग तो यहाँ पर आएंगे ही, जो कि हमने जिनको बुलाया है, पर यह संख्या और अधिक होने की भी संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का इंदौर दौरे के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने अमित शाह के दौरे को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि शाह के लगातार मध्य प्रदेश में दौरे से साबित होता है कि 20 साल में बीजेपी सरकार ने कितनी अक्षमता से नेतृत्व किया। एमपी बीजेपी का नेतृत्व इतना निर्जीव, निराशापूर्ण और इतना निकम्मा है कि शाह को आना पड़ रहा। वहीं कन्हैया कुमार के मध्य प्रदेश चुनाव में एंट्री पर बीजेपी के तंज पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमें राष्ट्रभक्ति का प्रमाण उनसे नहीं चाहिए जिन्होंने देश की आजादी में कोई भाग न लिया हो। ये प्रमाणित करता है कि 20 साल में कितनी अक्षमता से नेतृत्व किया है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने, और यहाँ का नेतृत्व मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का इतना निर्जीव, निराशापूर्ण और निकम्मा है कि अमित शाह जी को आना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व पिछले कुछ दिनों से ज्यादा सक्रिय है। अब उसने जेपी नड्डा की नई टीम में प्रदेश के 2 और नेताओं को शामिल कर उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है। साफ है कि भाजपा का फोकस अब छत्तीसगढ़ है। 2023 विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले भाजपा ने केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम बनाई है। जेपी नड्डा की इस टीम में छत्तीसगढ़ से 2 नए नाम हैं। पूर्व मंत्री लता उसेंडी और सांसद सरोज पांडे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं लिस्ट में डॉक्टर रमन सिंह का नाम बरकरार है। उनकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी जस की तस रखा गया है। नई टीम के ऐलान से भाजपा के भीतर उत्साह बढ़ गया है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने सभी नेताओं को धन्यवाद देती हूँ और उन्होंने जो नई जिम्मेदारी दी है उस पर काम करूंगी। सिर्फ नेतृत्व के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने ये दायित्व लिया है और उस पर जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह जी उपाध्यक्ष थे। 2 नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पार्टी को मिले हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का वातावरण है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार है कि 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे छत्तीसगढ़ से बनाए गए हैं। ये हम सब के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गर्व का विषय है। भाजपा की नई टीम को लेकर कांग्रेस कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम पार्टी नेताओं ने इस कवायद से कुछ नहीं होने की बात कही। अभी तो कार्यकारिणी में इसको धर्मलाल कौशिक को भी लिए ना कुछ दिन पहले, विष्णुदेव साय, तो छत्तीसगढ़ चुनाव को देखते हुए इन लोगों का थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में करारी हार और फिर एक के बाद एक सभी उपचुनाव में शिकस्त के बाद बीजेपी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए वो 15 साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह के चेहरे पर भी भरोसा नहीं कर रही, नहीं उन्हें एकदम से दरकिनार कर रही, बल्कि पार्टी ने अरुण साव, नारायण चंदेल का कद बढ़ाया। अब केंद्रीय टीम में सरोज पांडे और लता उसेंडी को जगह देकर साफ कर दिया कि चुनाव कमल छाप पर लड़ा जाएगा, न कि किसी चेहरे पर। ऐसा कई बार पार्टी के तमाम केंद्रीय नेता और चुनाव प्रभारी कह चुके हैं। नई जिम्मेदारियों के साथ चुनावी जंग कैसे फतह होगी, वक्त को तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बढ़ते आगे। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने और उन्हें एकजुट करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन प्रियंका की रैली के बाद पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर बिखराव यहां पर पैदा हो गया। कांग्रेस की सद्भावना प्रकोष्ठ ने जिलाध्यक्ष विष्णुकांत शर्मा ने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जिलाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष सिंधिया के इशारे पर कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे हैं। वहीं विष्णुकांत के आरोपों पर पलटवार करते हुए जिलाध्यक्ष ने उन्हें बीजेपी की बी टीम करार दिया। जिसने कांग्रेस के लिए पूरी तन मन धन और लाखों रुपए खर्च करने के बाद इतना सारा काम पूरी टीम ने किया और उसका सिला कांग्रेस कार्यालय में सिंधिया समर्थक या सिंधिया की दुकान इस तरह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम कर रही है, उन्हें निलंबन करने का काम कर रही है। सभी सदस्यों ने उस वीडियो को सुना और सर्वसम्मति से ये निष्कर्ष निकला कि इन्हें तुरंत निलंबित कर दिया जाए। अब जब सारे लोगों सारे सदस्यों ने सर्वसम्मति से कोई निर्णय ले लिया तो उसमें फिर अध्यक्ष का कोई रोल खत्म हो जाता है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कारोबारियों को ये 13,356 करोड़ से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। 12,915 करोड़ रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी हसदेव ताप विद्युत गृह की नवीन सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना मेगावाट कोरबा की आधारशिला यहां पर रखी गई और 325 करोड़ की लागत से बनने वाले स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय और विभिन्न विभागों के अंतर्गत किए जा रहे 72 विकास कार्यों का भी लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इस दौरान यहां एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरबा ऊर्जा की राजधानी है। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट 1320 मेगावाट का शिलान्यास किया गया और लगभग 12,000 करोड़ की राशि उसमें लगेगी। दूसरा स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया गया और बहुत सारी जो सौगातें हैं जिसको दी गई है। तो एक बड़ी उपलब्धि का दिन आज कोरबा जिले के लिए रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस कर्मियों को सौगात दी। सीएम हाउस में पुलिस परिवार समागम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस कर्मियों को वीकली ऑफ देने का ऐलान किया। शुक्रवार रात सीएम हाउस में आयोजित पुलिस परिवार समागम में उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिए कई बड़े ऐलान किए। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, डीजीपी सुधीर सक्सेना, एससीएस होम डॉक्टर राजेश राजौरा और सीएम शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह समेत कई पुलिस अधिकारी और उनके परिवार के लोग मौजूद थे। इस दौरान सीएम ने पुलिस परिवार पर पुष्प वर्षा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में पुलिसकर्मियों के कार्यों, उनके बलिदान का जिक्र किया। साथ ही महिला पुलिसकर्मियों की तारीफ की। पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों के लिए किए गए कार्यों और योजनाओं जैसे आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि के लिए सीएम शिवराज सिंह का आभार जताया। बढ़ते आगे, शिवराज सरकार के कार्यकाल में मध्य प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अब बढ़ता जा रहा है। बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर प्रदेश अब सरकार की नीतियों के चलते आर्थिक प्रगति के पथ पर चल पड़ा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। अब एमपी में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,40,000 हो गई है। पिछले 18 सालों से एमपी की सत्ता की बागडोर संभाल रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नीति और नीयत का परिणाम अब निकल कर आया है। प्रदेश के प्रगति के पथ पर लगातार बढ़ते कदमों ने बता दिया है कि जो जन कल्याणकारी योजनाओं, फैसले और आत्मनिर्भर एमपी अभियान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शुरू किए गए वो सार्थक रहे हैं। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट में राज्य ने दिनों दिन तरक्की करते हुए एमपी ने न केवल गरीबों से मुक्त प्रदेश बना है बल्कि आर्थिक प्रगति के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है। एमपी में पिछले 3 साल में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। प्रति व्यक्ति आय 1,03,674 से बढ़कर 1,40,583 रुपए हो गई है। एमपी देश में खाद्यान्न का दूसरा सबसे उत्पादक राज्य बन गया है। प्रदेश में 2003 से 2022 तक के सड़कों का लगातार निर्माण और उन्नयन हो रहा है। ई गवर्नेंस, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, समाधान ऑनलाइन से सुशासन बढ़ा है। वहीं कन्या विवाह, लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना जैसे सामाजिक कार्य भी हो रहे हैं। इस उपलब्धि पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जताई है। कल ही आंकड़े भारत सरकार के आय, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़कर 1,40,000 रुपया हुई है। बीजेपी संगठन भी इसे सरकार और खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व का परिणाम बता रहा है। 1,40,000 से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश के नागरिक की हुई है। ये उपलब्धि मध्य प्रदेश की है। एमपी लगातार तरक्की के पथ पर चल रहा है। जो विजन शिवराज सरकार ने दिखाया उसका परिणाम राज्य में प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने से साफ हो जाता है। दुष्यंत पराशर, IBC 24, भोपाल। बिलासपुर जिला सहकारी बैंक में 106 करोड़ के घोटाले में अब तक चालान नहीं पेश किया गया। हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को 2 महीने के भीतर जांच का चार्जशीट प्रस्तुत करने का निर्देश दिए।
याचिकाकर्ता विदेश्वरी प्रसाद खरे ने 26 अगस्त 2011 को हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर के तत्कालीन अध्यक्ष देवेंद्र पांडे और तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीएस बिसेन के विरुद्ध जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में किए गए 106 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की शिकायत पुलिस महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण से की गई थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी विवेचना पूरी कर चलान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने पीताम्बरा माई के दर्शन करने के साथ ही पीठ परिसर में विराजित बनखंडेश्वर महादेव का अभिषेक किया। इसके बाद वो कस्बा बड़ौनी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के खाते में योजना की किस्त के तौर पर 41 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान वे मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तिगड़ी है जो आपके लिए काम कर रही है। देश का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो प्रदेश का विकास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, तो दतिया का विकास मैं कर रहा हूं। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास पूरे जिले में अगर कहीं बने हैं तो बड़ौनी के अंदर बने हैं। और ये ध्यान रखना बड़ौनी के मेरे मालिकों, 1 साल के अंदर बड़ौनी के अंदर एक भी कच्चा मकान नहीं रहने दूंगा, एक भी कच्चा मकान। रायगढ़ जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना किलो बांध परियोजना कब पूरी होगी किसी को नहीं पता, क्योंकि परियोजना 13 सालों से अटकी है। दिसंबर तक किसी भी हाल में इसे पूरा करने का निर्देश राज्य सरकार ने तो दे दिए, लेकिन इसे पूरा कैसे करें इसको लेकर अधिकारी भी पशुपेश में हैं। 13 साल गुजर गए, लेकिन रायगढ़ जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना अब तक पूरी नहीं हो पाई है। जानकर हैरत होगी कि 13 सालों के बाद भी अभी भी 130 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया अटकी हुई है। ऐसे में साइट क्लियर नहीं होने की वजह से नहर निर्माण अटका हुआ है। दरअसल पिछली भाजपा सरकार ने जिले में केलो परियोजना की नींव रखी थी। तकरीबन 975 करोड़ की इस परियोजना से आसपास के 300 से अधिक गांव तक सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया था। पिछली सरकार में बांध का निर्माण तो हो गया, लेकिन जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों के साथ एक राय नहीं होने की वजह से कई जगहों पर नहर निर्माण की प्रक्रिया अटकी रही। इधर राज्य सरकार ने हर हाल में दिसंबर तक परियोजना को 100% पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इधर बीजेपी कह रही है कि सरकार किसानों का विश्वास नहीं जीत पाई है, इसलिए सारी परियोजना अधर में है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस केलो के प्रोजेक्ट में जो कैनाल बननी है, इसका पानी किसानों तक पहुंचे, इस बात की गारंटी राज्य सरकार देने को तैयार नहीं है। यही एक कारण है कि किसान भी जो है इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं कि यदि उनकी खेतों तक पानी नहीं पहुंचेगा तो उनकी जमीन का अधिग्रहण आखिर क्यों किया जा रहा है। इधर अधिकारी भी मान रहे हैं कि योजना में देरी हुई है, लेकिन परियोजना को दिसंबर तक पूरा करने की कोशिश की जा रही है। अधिकांश केस पूर्णता की ओर हैं और 7 या 11 प्रकरण में अवार्ड पारित हो चुके हैं। किसानों को भी समझाइश दी जा रही है कि वो केलो परियोजना के लिए सहयोग करें और समय पे हमें काम करने दें, ताकि जो हमारे शहर की या रायगढ़ जिले की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है वो समय पर हम पूरा करें। बता दें कि बांध से 24,000 हेक्टेयर खेतों तक सिंचाई करने का लक्ष्य है, जिसके लिए तकरीबन 16 किलोमीटर की मुख्य नहर और 70 किलोमीटर की शाखा नहरों का निर्माण होना है। लेकिन जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया ही पूरे योजना पर पलीता लगा रही है। अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। नमस्कार।